सफर कर रहे थे। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए जल सुविधाओं को देखते जा रहे थे। राम गोपाल अन्ना नगर में वो पाइप यानी कि उनके पास 24 आवर्स पानी है, कि पाइप से तो ऑब्वियसली 24 आवर्स पानी रहेगा। पद्मा सैदापेट, तो इसमें वो नल के पास उसको नल है, मतलब सरकारी नल है उसका, क्योंकि देखने से लग रहा है कि उसका सिर्फ इतना सारा बर्तन है तो उसी वही होगी। उसके बाद मड्डी पाकम, तो ये शिवा का घर है, तो उसमें बस एक ये बॉटल वाला पानी है उसके घर में, ये देखिए 3 बॉटल है पानी। मैलापुर तो सुब्रमण्यम, तो उसके यहाँ वाटर टैंक से पानी आता है। अभी भी कितना बिल्डिंग वाला इलाका है जिसमें कहते हैं कॉलोनी टाइप, उसमें वाटर इसी से आता है पानी। बट जब दिल्ली के इलाका में लोग कहते हैं वाटर टैंक से पानी, तो हम लोग यहाँ 24 आवर्स पानी आता है। हो सकता है इलाका हर जगह के अनुसार ही रहेगा ना, जिस नगर निगम बना रहता हूँ वहाँ हम लोग जहाँ पहले कोटला में रहते थे ना, कोटला साहपुर जाके से कहता है अभी, वहाँ पे 2 टाइम, एक टाइम पानी आता था सुबह के टाइम में 5-6 बजे, वो सबके घर में आता था पानी। चेन्नई के लोग और पानी, श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी की छिड़काव का हरे भरे बाग बगीचे वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री नारायण राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं, फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। शहर के ज्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराते हैं। कुछ लोगों की जरूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपए खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोग ने घरों में ही शोधन उपकरण लगवाए हुए, इससे कपड़ा धोने में, लेकिन बोलते कपड़ा से धुलता नहीं है खारा पानी में। अगर खारा पानी है हम लोग उसे उबाल देंगे तो नॉर्मल नहीं बन जाएगा? हाँ, कुछ नहीं पीने लायक बन जाता है नहीं, तो ये सब बादल का पानी पी सकते हैं। हाँ, बादल का पानी सबसे प्योर वाटर उसी को माना जाता है, बादल वो वर्षा के पानी को। उसको मड्डी पाकम में एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है, वह सदा पेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपए महावर है। महावर मतलब सोचिए हर महीना हो। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय और न ही पानी की का अंदेश होता। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवार को पानी ही नहीं मिल पाता है। इन्हें टैंकर और का घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 16 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। ऑब्वियसली क्योंकि बड़े लोग के अंदर उतनी इम्यूनिटी पावर होती है कि वो गंदा पानी पी रहे तो उसको मतलब इम्यूनिटी पावर अपना खा पी के सही से अच्छा खाना पानी कर के उस चीज को मतलब कि अपना इम्यूनिटी पावर बना, लेकिन बच्चा रहता है उसके अंदर तो उतना इम्यूनिटी पावर नहीं, बच्चा को प्रभाव कर देता है गंदा पानी, तो कम करता है प्रभाव। यही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, यानी 21 के अनुसार। तो पानी के लिए पैसा क्यों लेता है सब? थोड़ा डाल दिया जाता है, वो अपना अनुसार है। तो जरूरत है पैसा लेना, तो कम करके ले। कम ही रहता है, वो अपना जो कुछ खर्च है उसको कुछ निकालने जो कुछ रहता है। अगर जाके कंप्लेन कर दे तुम? नहीं, तुम जो प्राइवेट से लेती है तो उसका तो उसके लिए तुम कुछ नहीं करते। तो वहाँ जो नगर निगम का आता है वो सब सरकार उसके थोड़ी पानी देते है, उसका चार्ज थोड़ी ना लगता है। चार्ज नहीं लगता है, वही तो ऐसे कि चार्ज पैसा लगता तो टाइम भी देने के लिए आता पानी।
अगर वो टाइम पैसा अगर लेता तो टाइमली पानी देने के लिए आता है, पैसा नहीं लेता तो देखना लेट आता है, घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, बुक में दिया है। तो ये गलत है। अपना यहाँ पे तो 30 या 20 रुपया लेता है सरकारी नल का, ठीक है। जीवन के अधिकार ये तो हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मुकदमे में यह कहा गया है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उसे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिले कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव में प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। 25 लीटर इनफ है इंसान के जीने के लिए। 25 लीटर एक व्यक्ति के लिए इनफ है। हाँ, जगह के अनुसार थोड़ा मोड़ा पीने लायक कम से कम हो जाए प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अगर एक घर में 6 सदस्य भी है, 4 भी है, तो 100 लीटर पानी होगा। 100 लीटर पानी कितना हो सकता है? टंकी तुम्हारा शायद 500 लीटर वाला हो, 1000 लीटर। 1000 ये आता है, उसमें 20 लीटर आता है। मान लीजिए 1 2 4 5 नहीं 5, हाँ 5 रहेगा। तो अगर हम लोग से एक बाल्टी पानी हो जाता है इससे, ऐसे 5 लीटर में से अगर इंसान आधा करके आधा लीटर करके नहा लेता 10 लीटर पानी से, 10 लीटर पानी इनफ होता है सर नहाने के लिए। अब हम कैसे कह इसका तो नहीं, लेकिन ठीक रहता है, हो जाए बहुत है उतना में आदमी अपना हिसाब। जब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है तो लोग भारी मात्रा में यूज भी करते, तो इसीलिए उसके लिए। लेकिन कम रहता है तो जो कभी कभी जब पानी की कमी हो तो थोड़ा में भी काम चला लेता है। हाथ कभी 1 गिलास में भी लोग आधो गिलास में भी लोग हाथ धो लेता है, और 1 लोटा में भी हाथ धो देता है। तो पानी है तो 1 लोटा उछल दिया ना, बस उसी तरह सबका हो जाए। वही सेम टू सेम। मान लीजिए 2 लीटर आपका चला, 2 बोतल आपको निकल के नहाने में 4 लोग, 3 बोतल बचा। 1 बोतल आप कह सकते हैं कि कपड़ा आपका खारा पानी में भी धुल जाएगा, शौचालय भी उससे भी यूज हो सकता है। 3 बोतल बचा तो आपका 1 बोतल खाने के लिए चला जाता है, 1 बोतल आप साइड कर दीजिए पीने के लिए, और 4 लोग तो हमें 2 बोतल खत्म हो ही जाएगा एक दिन। क्योंकि हम लोग रहते हैं, हम लोग 3 आदमी 1 बोतल खत्म हो जाता है एक दिन में। 2 बोतल तो इनफ है 2 दिन के लिए। जन सुविधा। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें। इन्हें जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। उससे आगे पढ़ रहे हैं। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव एक स्कूल बना दिया जाए तो उसमें बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है। किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। अगर बहुत बिजली चोरी करना, कैसे चोरी करता है? अब तो ना मीटर नहीं लगा कि डायरेक्ट वहां से खींच के लेकर आ गए। तुम्हारे घर मीटर है तो तुम पैसा नहीं देगी तो बिजली चोरी होगी। नहीं, लोग कहते कटिया डाल के बैठ जाए। हाँ, तो वही उसमें वहां पर दो जोड़ देना, ताकि कटिया फंसा करके, ताकि जब चेकिंग आए तो उसको हटा लेता है लोग, और जब नहीं चेकिंग है तो हटा देता है, तब जोड़ा रहता है इस तरह से। जिससे अगर बाई चांस किसी झटका लगा, आदमी का राम नाम सत्य। तुम्हारा पहले होगा। देखिए, बोलना ऐसा जरूरत था। सरकार की भूमिका, चूंकि जन सुविधा इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से यह एक है, वह सभी लोगों को इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझे कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार से ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती है। कक्षा 7 में पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को नहीं पढ़े।
अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने में किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों को में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसे कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे यहाँ पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सील बंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाओं तो हाँ, एक और चीज, जैसे दिल्ली में जब लोग 24 आवर्स पानी आता है वो पी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग आइडिया नहीं था कि कैसा पानी है। अधिकतर टैंकर और नलकों से आता है, तो जहाँ जिसमें पानी बार बार स्टोर होता है ना, उसमें थोड़ा सा जो काई टाइप का एलगी होता है वो जमा हो गया। वो क्लीन होता है हर 6 मंथ के। वो जो थी वो आंटी थी, वो चेक कराती थी क्लीन। हम लोग खुद देखे हैं आँख से, लेकिन वो नहीं नहीं आता है कि दूसरा का टंकी अपना टंकी से पिए तो चलो चलता भी है कि हाँ हमको पता है कैसा है। एक दूसरा टंकी से पिए अजीब लगता है कैसा हो कैसा। तो वहाँ पे भी पता है, वहाँ पे बोतल आपको यहाँ पे 20 रुपए मिलता है, वहाँ पे 40 रुपए बोतल मिलता है। यहाँ पे कितना 10 रुपए है ना बोतल। बड़ा वाला देखो। हाँ 20 लीटर वाला 10 रुपए। हाँ वही 10 रुपए। हाँ वहाँ पे 30 रुपए बोतल है। 20 रुपए लेता होगा वहाँ 30 रुपए, लेकिन वहाँ 30 रुपए, यहाँ 20 रुपए होता है। यहाँ 15 रुपया। जो अगर डेली बेसिस पे ले रहा है उसको 10 से 15 रुपया का मिलता है। जो एक दिन एक आज ले लिया, फिर 2-3 साल मतलब 2-3 साल एक सप्ताह बाद लेगा, उसको 20 रुपए देता है। कभी कभार जो देता है वहाँ पे 30 रुपए पानी का बोतल है। तो पापा अगर एक बार लेते तो उनका चलता है 1 वीक चलता है पानी, बिकॉज पूरा दिन वो ऑफिस में ही रहते हैं, आते तो पीते हैं, तो 1-1.5 वीक चल जाता है। पानी जिंदा भी रहता है, खराब भी नहीं होता है। ऐसी निजी कंपनियां जन सुविधा को मुहैया कराती है, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्चा उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधा पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं को एवरेज में खर्च नहीं कर पाएंगे वह सम्मानजनक जीवन नहीं जीने के से वंचित। अच्छा जी, आने वाले जनरेशन में लोग के पास पैसा बहुत होगा, ये सब इतना सुविधा उठाने लायक होगा पैसा कि नहीं होगा? पैसा बहुत होगा लोग के पास, सुविधा भी बहुत सारा होगा। मतलब कि जैसे आप देश गरीब होते जाएगा कि अमीर होते जाएगा? अमीर होते जाएगा। अमीर होते जाएगा। और जो भी आपको मिल जाता है काम करने वाले वगैरह वो सब नहीं मिलेगा। कहाँ कुछ उस तरह के नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके जगह कोई और चीज प्लेस हो जाएगा वो तो मिलेगा। अरे सर जी, कितना चीज प्लेस होगा। बर्तन धोने के लिए आपको मशीन आ गया, तो उसी तरह झाड़ू लगाने के लिए आपके पास वैक्यूम क्लीनर आ गया। सुविधा रहेगा, प्राकृतिक सुविधा नहीं रहेगा ये होगा, लेकिन उसके जगह मशीनीकरण होगा। पोछा लगाने का देखे 15-17 हजार में इतना गोल दिया, आप उसमें अपना हुआ क्षेत्र पर एरिया आप सेट कर दीजिए अपना घर का, उसका घूम घूम के अपना सारा बाल। अमीर हो रहा है तो पोछा लगाने वाली कम मिलेगी, तो वो प्राकृतिक सुविधा नहीं मिलेगी, तो उसकी मशीन सुविधा सब प्राकृतिक का नेचुरली है। हाँ। पेड़ पौधा हवा या कोई खाना पीना मिला है, अगर आदमी भी है तो प्रकृति भगवान के दिया, तो मानव संसाधन रहेगा। कुछ टाइम बाद एक चीज बोले, जो खाना खेत खलियान आपको मिल रहा है वो सब नहीं मिलेगा। खाने के लिए आपको मशीन से आटा बनाया जाएगा, जो उसी तरह का केमिकल से, चावल वगैरह उसी से बनाया। अभी भी कितना अफवाह चला कि प्लास्टिक का चावल मिल रहा है, वैसे ही होगा आप लोग। ऐसे ही लोग लाइफ टाइम होता है। अभी पहले का लोग 80-90 साल 100 साल, मुझे भूल याद है, वो 110 वर्ष साल से कम की नहीं होगी। बॉडी कितना मतलब एक्टिव रहता है। पहले के लोग इतना टाइम जीते, लेकिन अब आने वाला लाइफ टाइम घटेगा। जो लोग 70-80 तक जी जाते हैं उनका लाइफ 40-50 ऐसे हो जाएगा। कोई नहीं, जैसे चल रहा है तो सब तो उसमें मतलब कि वो अनुकूल होते ही जाएगा, किसी को फिर उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम होता है कि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इससे जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर ऊपर ही आनी चाहिए। अम्मू देखा तुमने, अच्छा ये मैं बाद में, जैसे कि जो साइड बोला है पहले पूरा पढ़े तो फिर एक लाइन से फिर पढ़ सकते। क्रियाकलाप के रूप में होता है कि वार्तालाप करके समझाया जाए। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है, अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बट सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि
अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी? जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया है। जनता को से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने का खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सके। सर जी बोला जो नीतीश कुमार लोग को मिलता है पैसा, तो बोलते हैं आपकी वो प्रचार प्रसार करने में चलाते हैं। नहीं, पर नीतीश कुमार के पार्टी को मिलेगा तो वो अपना पार्टी में खर्च करे। अगर वो कर टैक्स किसी से लिया जा रहा है तो वो अपना सरकार को अपने जनता पे खर्च करेगी, जनता को सुविधा देने। मेरा मान लीजिए नीतीश कुमार उसको 1 लाख रुपए मिलता होगा, 1-2 लाख, मतलब कि सैलरी वाला बात। हाँ सैलरी 1-2 लाख मिलता होगा। उसके पास अपना घर सब सुविधा सरकारी रहता है, घर भी सुविधा सरकार, सब आवास, ठीक है, घर उसको सरकार से मिल गया, बिजली पानी से निःशुल्क ही होगा, सब कुछ, मतलब पूरा जीवन का सब कुछ, पूरा जीवन मतलब कि लाइफ के जितना होता है उसका अधिकतर चीज 90%। आप बाकी बात जो प्राइवेट काम वो करेगा जिसको उतना ही सुविधा के लिए, तो वो सब उतना 10% बच गया, वही लोग अपना पैसा खर्च करता है। तो मतलब इतना मान लीजिए, तो अभी जैसे किया तो सब कुछ फ्री है, तो उसका जैसे 2 लाख रुपया आता है, तो वो डेली तो प्रचार प्रसार करता नहीं है, जो उसका हर महीना सैलरी हर महीना आता होगा। मान लीजिए प्रचार हर 6 महीना पे करे तो 4-5 लाख रुपया खर्चा होता है। अगर 1 लाख उसको महीने में 12 लाख रुपया हुआ साल का, तो 12 लाख रुपया करता क्या होगा? उसकी संपत्ति में नेटवर्थ में काउंट होता है, वो बढ़ता है। नेट सर खर्च कहाँ करता होगा? मीन वो है मेरा, कहीं नहीं करता है वो, और जमा होते संपत्ति बढ़ा रहा है, नहीं कि इतना जमीन लिया, इतना फ्लैट बनाया, ऊपर लेके जाएगा। अब कहाँ लेकर जाए उसका बाल बच्चा? जो अधिकतर नेताओं का यही नहीं होता है कि इतना बंगला यहाँ, इतना जमीन है, ये कर। सर जी वो भी नेट पर क्या होता है? वही कितना पैसा है, छोड़ो। वो भी इसी में है, पॉलिटिक्स में। उसका बेटा भी पॉलिटिक्स में ही है, उसकी पुतो भी पॉलिटिक्स में ही है। तो और कमाएगा, और सुविधाएं, कुछ प्राइवेट सुविधाएं हैं जो उसको सरकार नहीं दे, सरकार से नहीं ली। जैसे कि अगर विदेशों का यात्रा करना है तो कोई योजना की कुछ काम से, तो अगर उसको अपना प्राइवेट से जाना है, कहीं लेन कुछ करना है, तो वो उसको उस पैसे से नहीं खर्च करना होगा। या उसके बाद हर बार तो कोई सरकार नहीं ना बना हुआ रहता है, उसके बाद सरकार अगर वो हट जाए तो उसको क्या करें? अकेला से घुसा तो पूरा खानदान को भी पॉलिटिक्स में घुसा है। हाँ, वैसे हर फेस से उसको पैसा आता होगा। अच्छा, लालू यादव की वाइफ का नाम क्या था? राबड़ी। वही ना, क्या बनी थी वो? मुख्यमंत्री ना, वो अनपढ़ थी। देखिए बोला था वो ज्यादा उससे सरकार चला नहीं, कितना 5 साल बस। जो लालू यादव अपने सारों भी चलना चाहता था। लालू यादव क्या? हाँ, तो वो उसको पढ़ी लिखी नहीं थी सर जी, तो सिग्नेचर नहीं करती होगी। सिग्नेचर करना आता है? अंगूठा लगाती नहीं, सिग्नेचर करती थी बस उतना नाम लिखने आता था। चलो इतना भी आता था। केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, रुपया कहाँ जाता है? पेंशन 4%, पेंशन पे ब्याज भुगतान 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16%, सब्सिडी छूट 6%, रक्षा 8%, राज्यों का हिस्सा करों और शुल्कों में 20%, वित्त आयोग और अन्य हस्तांतरण 8%, केंद्रीय सरकार प्रायोजित योजनाएं 8%, अन्य व्यय 9%। तो ये पेंशन जो मिलता है, पेंशन जैसे अपना बिहार में मिलता है, तो बिहार सरकार ही देता है कि पूरा मतलब राज्य सरकार देता है? बिहार के कुछ इलाका में जिस मिल रहा है कुछ, तो बिहार सरकार के योजना का तो बिहार के खाता से। पेंशन तो सबके 60 साल से ऊपर के मिलता है ना? नहीं, तो वही तो कुछ ऐसे कई तरह का पेंशन के अनुसार से हो रहा है। और जो ये वृद्धा पेंशन वाला होता है वो केंद्र सरकार की तरफ से चलाया गया होगा, तो इतना कंफर्म नहीं है, तो केंद्र सरकार से मिले, पूरा वहां से मिले उसके अनुसार से। एक और चीज, सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी कोई चीज पर, जैसे भी सबसे ज्यादा वो गैस सिलेंडरों पर मिलता है, तो वो सब्सिडी यानी कि उससे उतना पैसा लिया जाएगा, फिर कुछ पैसा रिटर्न उसके खाते पर आ जाएगा। यानी कि सामान लेने वक्त जैसे कि गैस सिलेंडर का 1000 रुपया लिया जाता है, तो गैस सिलेंडर 1000 में मिल रहा है, अगर इतना तो 300 कुछ रुपया भी सब्सिडी के माध्यम से खाता पे आ जाता है, जो जमा होता है। कंप्लीट रुपया नहीं लेना है? नहीं, यानी कि पैसा हमसे 1000 लेगा और फिर कुछ पैसा जो होता है से उस समय बाद 2-4 दिन बाद जब पूरा प्रक्रिया करने के बाद रिटर्न आ जाता है, तो सबसे हम लोग नहीं आता है। हम लोग 910 का सिलेंडर 910 रुपए में लेते हैं। मतलब खाता होता है जो भी हो, या हो चुका या उसमें कई तरह के विधियाएं आप लोग को मिलता है। हाँ, तो कई पार्ट के, यानी कि कई तरह के लेने वाला सब्सिडी होता है, कई तरह का उसमें भी खाता खुलता है। सबको वो जो गैस नहीं देता, बोलता एजेंसी में जाके बात करते हैं। एक आया था उसमें सब्सिडी ज्यादा मिलता है महिला। इसमें उज्ज्वल योजना वाला, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के माध्यम से जिसको भी गैस सिलेंडर मिला खुलवाया गया, उसमें ज्यादा
अरे अभी देखो, और वो कौन सा आवाज चल रहा है, जीविका वाला, जो सब आगे पीछे सब दौरा था कि 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिलेगा औरत को। तो वही है, उस पर बोला कि अभी भी सबको 10,000 रुपया मिला है। मिल रहा है ना। तो किस चीज के लिए मिला है? कि मतलब उसके लिए फॉर्म व्यवसाय करने के लिए मिल रहा है 10,000। उतना से स्टार्ट किया जाए, ये कहा क्योंकि कोई स्टार्ट सब अनपढ़ सब लेता है अपना घर जमीन। लेगा, गर्दा छुड़ाएगा दीपावली में। जन सुविधा क्वेश्चन है, जन सुविधाएं क्या होती है? सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी कहाँ से क्यों करनी चाहती है? सरकार को जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने में ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिया जाता है। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियां के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर भी सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है? अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाए कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? पानी के ज्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करे और पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? असली 125 यूनिट फ्री मिला है बिल, वो भी तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से ही मिला होगा, क्योंकि अभी वो इलेक्शन आ रहा है। हाँ, ज्यादा कोई योजना का मतलब यही रहता है। तो परमानेंट है या फिर कुछ टाइम बाद हो सकता है कम बेसी, या कोई योजना चला दिया जाता है तो फिर उसको जल्दी बंद करना असंभव भी कार्य होता है, क्योंकि फिर बिल पास करना उस समय, भले इसका 125 की जगह यूनिट और घटा दिया जाए, ये हो सकता है। पूरा बंद करना तो नहीं, बहुत लंबी प्रक्रिया है पूरा, लेकिन चलाना भी लंबी प्रक्रिया है। कितना बिजली के खपत से उसको आमदनी नहीं होगा सरकार को, ये नहीं करना। तो दोनों बात हो सकता है। आगे की यही सरकार की मर्जी है, आगे की यही सरकार रही तो फिर इसकी क्या योजना होगी या आगे की दूसरी सरकार बनेगी तो वो क्या बनाता है अपना नियम। अगर अभी सरकारें बंद कर दे, बोले कि जब तक तुम जितना इस्तेमाल 1 साल बाद बंद कर दे ये, और बोले कि अभी तक तुमने 1 साल में जितना यूज किया हमको सब पैसा एक बार दे दो। नहीं ऐसा ना, पहले जो बताया गया नियम का जस्ट इमेजिन कीजिए जब गरीब इंसान होगा उसका क्या हालत होगा। वैसे कहा जाए कि फ्री है ले लो, कोई दुकानदार जब लेकर चला गया तब उसे कोई पैसा मांगेगा तो सब मिलकर कुछ देगा ना दुकानदार को, भैया तो यही होगा। वेरी गुड। केंद्रीय सरकार के कर राजस्व रुपया कहाँ से आता है? उधार और अन्य देनकारी 28%, गैर कर प्राप्तियां 7%, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 1%, सीमा शुल्क 4%, जीएसटी और अन्य कर 18%, निगम कर 17%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5%। कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपना मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहर में सार्वजनिक इस बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में नगर सड़क ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान दे तो इतना भारी खर्च की जरूरत न पड़ती और लोगों की जरूरत भी पूरा हो सकती है। आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों में क्या हाल? हाँ, तो मेरे हिसाब से मेट्रो वाला जो है वो सही है, क्योंकि जैसे कि आप बस से सफर करते हो तो आपको 3 घंटा का रास्ता, 3 घंटा का रास्ता अगर मान लो 1 घंटे का, आपको 3 घंटे में कंप्लीट होगा। कि हम जो खुद मतलब कि वो फेस किए हैं, ये नानी का घर हम जाते थे। चेन्नई में पानी की आपूर्ति क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कई शक नहीं है कि जन सुविधाओं कभी सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्से में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसे कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। यहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों में कम पानी मिलता है। जल आपूर्ति
में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों का पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला रहे थे। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोग की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतलबंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर लेते हैं। इस मन में खर्च कर सकते के कारण पानी साफ मिल पाता है, परंतु गरीब इन सुविधाओं से वंचित रह पाते। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनके पास पानी का अधिकार नहीं। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत किसानों से पानी छीनना, पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए सस्ते रास्ते खोल दिए। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों में पानी खरीद कर शहरों में बेचती। चेन्नई में मामदूर, पालूर, कारून, घीजी जैसे कस्बों में और शहरों के उत्तर में स्थित गांव में पानी लाया जाता है। 13,000 से ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वह किसानों की जमीन से पानी निकाल सके। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गांव के लिए पीने के लिए पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गाँव में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह से गिर चुकी की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीने में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे देशों में भी दिखाई नहीं लगता। नगर पालिका की जल आपूर्ति में कमी से इसकी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, नगर पालिका जल आपूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियों के लिए ज्यादा पानी बेचती है। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रत्येक व्यक्ति 325 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग की यह मात्रा तय की गई है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। 80 बाल्टी से कोई होटल में भी रह रहा है तो 80 बाल्टी खत्म कर देगा 1600 लीटर। वही ना, अगर मिल रहा है तो कर ही देगा। नहीं एक जो कस्बे वगैरह में रह रहे हैं वो कहते हैं उनको कम पानी मिलता है तो वो भी जिंदा रहते हैं। हम लोग भी पहले कल थल सजी 1 बाल्टी में लोग इंसान नहा लेते, 2 बाल्टी इतना होता था बाल धोने के लिए। यहाँ पे तो 1000 लीटर एक दिन में खत्म हो जाता है ना मम्मी? तुम करती हो ना, मैं थोड़ी नल खोल के छोड़ देता है सब, ये नहीं छोड़ता है, मैं ही छोड़ती हूँ। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि निजी कंपनियां ज्यादा बेहतर से काम कर सकती हैं। पोर्टो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्टो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर बहुत सारे हमको किसी का नाम है, लोग गरीब है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरी ज्यादातर शहरों के मुकाबले में यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा गया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जल आपूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग का कौन सा योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों को पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। सर, जल आपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों की सौंपी गई है। ऐसे कुछ मामले में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलिविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जल आपूर्ति व्यवस्था निजी हाथों में से छीन कर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता में कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम और उनकी सफलता सोच क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती। मुंबई का जल आपूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चला है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है, उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग के वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर में कुछ सुधार लाया जा सके।
वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है। वही उन्हें काम करने की इजाजत देता है, इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे पर हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेन के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर नहीं जा पाते हैं। स्वच्छता जन सुविधा का विस्तार। हमारे लिए शौचालय उन्होंने हैरानी से कहा, हमें तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते, तो तुम्हारे बड़े लोगों के लिए होती हैं। अछूतों की शिकायतों को याद करते महात्मा गांधी व्यक्त राजकोट स्वच्छ समिति 1896। पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता पर ध्यान रखे जाए, लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधा का दायरा तो जल आपूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 53% परिवार में ही उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीब भी स्थिति ज्यादातर कमजोर दिखाई पड़ती। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले सालों में 5% से निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 8,500 से भी ज्यादा सामुदायिक शौचालय इकाई और 15 लाख से भी ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं। 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के होते हैं। सुलभ की सरकारी पैसे से शौचालय इकाई बनाने के नगर पालिकाओं या स्थानीय निकायों के साथ अनुबंधन किए जाते हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन पर का पैसा मुहैया कराते हैं। अच्छा जी, ये जो होता है वाला सुलभ वाला, मतलब बहुत पैसा रहता है। वो तो सुलभ कमाने जाता है, जो कि वहाँ पे जाता है उसमें जो बाथरूम, उसके बाद उसमें जो शौचालय में जो खर्च होगा हर रोज वो खर्च काट उठ के अपना वो देते रहता है, या फिक्स कर लेता है कि हमको हो या न हो। किसी रोज कम व्यक्ति आया तो कम पैसा की आमदनी, पे ज्यादा व्यक्ति तो ज्यादा। सर पास हुई ना। उसके बाद उसका पहले ही फिक्स रहता है कि हर महीने हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना देते वो रहते हैं। इंसान जन सुविधाओं का संबंध हमारे बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकतर का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराए, लेकिन इन मोर्चों पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है।